चलिए आर्टिकल 51 तक हम लोग का हो गया है ना। चलिए करंट नहीं देखें इसका मतलब जीके जीएस तो देखे ही होंगे। आप बताइए राम बाबू, अब यहाँ आर्टिकल 51 का ए क्या बताता है? अभियो देख सकते थे आप बैठे बैठे ना, जहां से लिखना शुरू कीजिएगा उसके जस्ट ऊपर वाला ये है। बैठिए, आप बताइए मास्क वाले 51 का ए। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा, आर्टिकल 45 क्या बताता है? आप जो बताया ना वो आर्टिकल 45 बताता है। हम आपसे 51 का ए पूछ रहे हैं। हमने चर्चा किया था कि 3 आर्टिकल जो है वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड है। 21 का ए, 45 और आपका 51 का ए। 21 का ए 6 से 14 साल तक के बच्चों को केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा मुहैया कराएंगे निःशुल्क। 45 0 से 6 है और आपका 51 माता पिता। बहुत बढ़िया। चलिए आप जो है सो लिखिए आर्टिकल 52। एक्चुअली हम कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको एक जगह पे करना चाहेंगे, ठीक है? 52, 53, 54, 61, 85, 108, 123 और 143। ये सारे आर्टिकल जो है ना ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है? 52 से लेकर के एक दिन किसी को पेन दिए तो लेकर के चला गया। ठीक है, ये सारे आर्टिकल जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है। हम राष्ट्रपति वाले आर्टिकल को एक ही जगह पे कर लेंगे, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट अगर लगातार आर्टिकल आपको लिखा देते हैं ना, जनरली याद करने में बड़ी दिक्कत होता है, हम कर ही नहीं पाते हैं। कैसे याद करें, दिमाग से निकल रहा होता है। तो जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, राज्यपाल का हो गया, इस तरह से जब आर्टिकल आप कवर कीजिएगा तो आसानी से आपको ध्यान रहेगा, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि इसके बीच में अभी आर्टिकल आएंगे जो किसी और के लिए होगा। ये तो आर्टिकल केवल राष्ट्रपति के लिए होगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि 443 के बाद 143 के बाद अब आएंगे, इसके बीच में भी घुसते चलेंगे, ठीक है? हेडिंग लिख लीजिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। एक्चुअली आर्टिकल 52 जो है यह क्या बताता है? यह बताता है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होंगे, मतलब कि जितने भी काम होंगे ना देश के, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जैसे आप देखते होंगे मोदी जी जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन कोई भी काम उनके नाम से, मोदी जी के नाम से नहीं होता है। मोदी जी कार्यकर्ता है, वर्कर है, जबकि नाम किसका चलेगा? वो राष्ट्रपति का चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके टोला पड़ोस में किसी का शादी विवाह है, तो आपके नाम से कार्ड आता है घर में? नहीं आता ना, आपके गार्जियन के नाम से आता है। लेकिन क्या ये लिखा रहता है कि केवल गार्जियन नहीं आएंगे या कोई भी जा सकता है? यानी कि नाम से आया पिताजी के, दादाजी के, और जाकर के उसमें पार्टिसिपेट पोताजी कर रहे हैं। उसी तरह से नाम जिसका चलता है वो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, बाकी जो लोग हो जाते हैं वर्कर, कार्यकर्ता हो जाते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 52 जो 53 बताता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, मतलब काम जो भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का सिलेक्शन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है? अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो तरह के मतदान प्रणाली है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि वैसा चुनाव जिसमें आम जनता भाग न ले,
कुछ खास लोग भाग ले, तो वैसे चुनाव को बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष जिसमें आम जनता भाग ले, यानी कि 18 साल की उम्र को पार कर जाने वाले सभी व्यक्ति जिस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वह चुनाव आपको अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कभी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कभी आपने देखा है राष्ट्रपति के चुनाव में आम लोगों को भाग लेते हुए? नहीं लेते। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते कौन है? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा केंद्र में काम करती है जिसके सदस्य को सांसद कहते हैं। राज्यसभा भी केंद्र में काम करती है जिसके सदस्य को सांसद कहते हैं। जैसे अपने यहाँ के सतीश चंद्र दुबे अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के सांसद बने, नहीं सदस्य बने हैं राज्यसभा के, ये 1-2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, अब सवाल आता है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या होता है? केवल लोकसभा के सभी सदस्य क्यों नहीं बोल रहे हैं, निर्वाचित शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का कारण ये है कि लोकसभा में वर्तमान टाइम में सीटों की संख्या जो है वो 545 है, जिसमें से 543 लोग विभिन्न राज्यों से चुन के आते हैं और 2 लोग जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वह उनके चुनाव में भाग नहीं लेगा। कौन लेगा? जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं वो भाग लेगा। इसलिए यहाँ पे बोलना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, क्योंकि ये मतलब भाग नहीं लेंगे। उसी तरह से राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में भी वर्तमान टाइम में जो सीटों की संख्या कितनी है? 245 है और इसमें से 12 सदस्य जो है वो विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं। 245 है, इसमें से आपको 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति यानी कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र का बढ़िया जानकार हो तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उस पद के लिए मनोनीत कर सकते हैं। बाकी पद कितने गए? 233। तो 233 सदस्य जो है ये विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर? आर्टिकल 61। अब इसके तहत राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति अगर पद पे हैं तो उनको हम जो है सो अगर कोई गलती करते हैं, गलती का मतलब कि संविधान का उल्लंघन करते हैं, अगर पागल हो गए हैं तो उस स्थिति में उनको पद से तो हटाना होगा। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है तो उसको आप सीधे सीधे नहीं हटा सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी आपके नजर में कोई गलत काम कर दिए हैं तो आप जाकर डांटने लगेगा? नहीं डांटिएगा। आप क्या कीजिएगा? उन पर महाभियोग दायर कीजिएगा। महाभियोग कहाँ दायर कीजिएगा? दादी के पास। उसके बाद उनका इंतजाम दादी जी करेंगी। बात समझ में आया? उसी तरह से आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति अगर संविधान के किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग लगेगा। अब महाभियोग कैसे लगेगा? या तो लोकसभा लगाएगी या फिर राज्यसभा लगाएगी। या मैं बोल रहा हूँ या का मतलब होता कोई एक। अगर लोकसभा 2/3 बहुमत से उन पर महाभियोग लगाती है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि करेगी। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाती है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की पुष्टि करेगी। और जब महाभियोग की पुष्टि हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। क्लियर? राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देगा, यानी कि उस पर महाभियोग लगा, महाभियोग लागू हो गया, वो हट गया। अब जो है सो दूसरे आदमी क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर नया आदमी राष्ट्रपति बनेगा। तब तक के लिए कार्यवाहक रखा जाएगा। यहाँ पे मैं राष्ट्रपति पूरा डीप नहीं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत चीजें हैं इसमें भी समझने वाला। हमको केवल ये ध्यान रखना है अभी फिलहाल कि राष्ट्रपति जो है उस पर उसको अगर पद से हटाना होगा तो हम क्या करेंगे? उस पर महाभियोग लगाएंगे। और महाभियोग कौन सा आर्टिकल लगाने का अनुमति देता है आपको? आर्टिकल 61। क्लियर? अगला है आर्टिकल 45। 85 गाय उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। 85 जो है आर्टिकल, ये क्या बताता है? कुछ ना कुछ सही बात बताता होगा। जी सर। आर्टिकल 85 जो है इसके तहत राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 जो है उसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का मतलब कि लोकसभा को खत्म। राज्यसभा को कभी वो भंग नहीं कर सकते क्योंकि राज्यसभा जो है वह एक अस्थायी सदन है। ठीक है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और हर 5
5 वर्ष के बाद लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, भंग कर देते हैं, और उसके बाद फिर चुनाव होता है, फिर नई लोकसभा आती है। इसी के कारण अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्तमान टाइम में कितनी भी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान टाइम की जो लोकसभा है वह 17वीं लोकसभा है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान टाइम में कितने भी राज्यसभा चल रही है, तो राज्यसभा पहला ही है, क्योंकि राज्यसभा आज तक भंग नहीं किया गया। ठीक है, जिस समय बना था 1952 में, तब से लेकर के अब तक जो है वही राज्यसभा चल रही है। क्लियर? आर्टिकल 85 क्या बताता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, फिर से नया लोकसभा आएगा। क्लियर? आर्टिकल 108 क्या बताता है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? संयुक्त माने क्या होता है, एक से ज्यादा। जब एक से अधिक होगा तो उसको संयुक्त कहेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा कोई बिल पास करता है और राज्यसभा उसको पास करे ही नहीं, या राज्यसभा कोई बिल पास करता है और लोकसभा उसको पास करे ही नहीं, लेकिन दोनों कंडीशन में दोनों ये चाहते हो कि ये बिल जो है सो पास हो जाए, यानी कि लोकसभा ने अगर पास किया है तो वह चाहता हो कि बिल पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा रोक लिया है। राज्यसभा बिल पास किया है तो चाहता हो राज्यसभा की ये पास हो जाए, लेकिन लोकसभा पास ही नहीं कर रही, क्योंकि कोई भी बिल जब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की जब अनुमति उस पर मिलती है तो वह बिल जो है कानून बन जाता है। ठीक है, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो। बस समझ में आया? अब उस स्थिति में जब एक चाह रहा है कि नहीं ये पास और दूसरा पास नहीं करने दे रहा है, तो क्या होगा, ये कंप्लेन करेंगे राष्ट्रपति के पास कि हमने ऐसा ऐसा किया है, देखिए तो पास नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा ठीक है, देख लेते हैं क्या समस्या है। दोनों आदमी आके एक साथ आके बैठो। जब दोनों आदमी साथ में आके बैठेंगे तो उसी अधिवेशन को हम लोग संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाँव में दो में झगड़ा हो गया है, दोनों में झगड़ा हुआ, पीटा पीटी, सिर्फ मुड़ी फोड़ा फोड़ कर लिया, सब छोटा छोटी हुआ है पूरा। उसके बाद में अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि जाके थाना में केस करेंगे या फिर पंचायत के पास, पंच के पास पहुंचेंगे। नहीं, तो उसमें से जो होशियार का होगा वो सबसे पहले थाना या पंच में पहुंचता है। मरबो पहले है, अब पहले पहुंचोगे अभी जाके पहुंचा पंच के पास, बोला कि पंच साहब हम जैसे जा रहे हैं रास्ता से मार लगे एक लाख खींच के, फिर हम खींच के मरनी है, पटका पटी हो गई, मुड़ी फोड़ने का मेहरा तो छोटा पकड़ के लसर ले बात। पंच साहब समझे कि अच्छा ये बात तो हमारा, अच्छा ठीक बात, हम बुलाओ नहीं हो गया तू जा दे। तब तक वो देखा कि बाप रे पंच सिया पहुंचा, तो वो पहुंचा पंच के पास, वो आया तो बोला कि ना हम पहले ना मरनी है, हम जाते नहीं गाछी में, तो हमारा रास्ता रोक लगा, 2 फैट मरना खींच के तब हम का मरनी है। अब समस्या पंच साहब खुद कंफ्यूज की मरलस कौन, गलती किसका, पंच साहब को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि दोनों अकेले अकेले आ रहे हैं। तो पंच साहब उन दोनों को क्या बोले हैं कि बिहान सवेरे 6 बजे काली पहाड़ी के पीछे आ जा सब मतलब जहाँ पे पंचायत भवन होता है वहाँ पे आप दोनों आदमी आ जाइए। वहाँ पे दोनों पहुंचेंगे, बोले अब बोलो सर, क्योंकि जैसे ही ये वाला झूठ बोलेगा तो हल्ला करने लगेगा, ये झूठ बोलेगा तो ये हल्ला करने लगेगा। नहीं, अब यहाँ पे जब हल्ला गुल्ली होगा तो सच का पता चलेगा कि गलती आखिर किसकी है, तो उसको फिर उस तरह से सजा दिया जाएगा। ये क्या हो गया, संयुक्त अधिवेशन हो गई। संयुक्त अधिवेशन इसको नहीं कहेंगे, संयुक्त पंचायती बैठक हो गया, दोनों का सामने बिठा के। उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा को जब राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बैठा देंगे सामने, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन आर्टिकल देता है, 108 देता है। ठीक है, अब सामान्य तौर पे लोकसभा अगर अकेले अधिवेशन कर रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर राज्यसभा की अधिवेशन हो रही है, अधिवेशन मतलब बैठक, अगर राज्यसभा की बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कौन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन लोकसभा का प्रधानमंत्री नहीं होते, लोकसभा के लिए स्पेशल किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा की अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन जब दोनों साथ में आके बैठ गया तब अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, जो आदमी अध्यक्ष तो नहीं हो सकते। तो उस स्थिति में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है सो अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, 2-3 बात यहाँ पे समझिए। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लेकिन दोनों की जब संयुक्त अधिवेशन होगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगी। क्लियर? आर्टिकल 123 यह बताता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी कानून कब बनेगा, हमने अभी बताया कि लोकसभा कोई बिल पास करे, राज्यसभा उसी बिल को पास करे और उस पर जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तब क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। जैसे आपने देखा हुआ था जीएसटी के केस में, कि जीएसटी पर राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में क्या किया था, अपनी अनुमति दिया था। अब जीएसटी जो है लागू किया जा सकता है। तो जब तीनों की सहमति हो जाए तो वो कानून बनेगा। लेकिन
हमारे संविधान में एक रूल है कि अधिवेशन यानी कि बैठक जो है साल भर में अधिकतम 3 गो और 3 बार और कम से कम 2 बार जो है बुलाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अभी अभी अधिवेशन खत्म हुआ है, साल भर में 3 बार का मतलब हुआ कि 4-4 महीने के गैप पर, नहीं साल भर में 2 बार का मतलब हुआ कि 6 महीने के गैप पर, ठीक है। लेकिन 6 महीने के गैप पर या 4 महीने के गैप पर अगर कोई अधिवेशन बनता है, लेकिन उसी के बीच में कोई ऐसा मामला आ जाए जब संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ जाए, कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या फिर से अधिवेशन बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आप अध्यादेश द्वारा क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यानी कि बोल दिए कि फलाना 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 बात कानून रहेगा, ठीक है, वो कानून बन जाएगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति अगर किसी अध्यादेश को कोई अध्यादेश जारी करते हैं, वो कानून बन जाता है, तो वह कानून उसी समय लागू हो जाएगा। लेकिन उस कानून के साथ कंडीशन ये है कि जब अधिवेशन प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर, अधिवेशन प्रारंभ होने के यानी मान लीजिए 4 महीना पहले खत्म हुआ है और अध्यादेश द्वारा राष्ट्रपति कानून बना दिए हैं, 4 महीने बाद फिर अधिवेशन होगा ना, तो अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए बनाए गए अध्यादेश को कानूनी मान्यता संसद दे देती है, तो यह कंटिन्यू कानून हो जाएगा। अगर संसद इसको अनुमति नहीं देती है तो यह कानून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 6 सप्ताह के भीतर। 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के भीतर। आपके ऑप्शन में 42 दिन भी दे सकता है, 6 सप्ताह भी दे सकता है, आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना जी, चलिए तो 7 से 42 हो गया। अगला है आर्टिकल 143। अब एक्चुअली राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, बुजुर्ग भी होते हैं, हो सकता है ज्ञान हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान नहीं हो, क्योंकि ये रूल थोड़ी है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे वो लॉ का पढ़ाई करके आके बनेंगे, नहीं। तो कानून की जानकारी जो 100% उनको तो नहीं होगी, जज तो थे नहीं पहले। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का कानूनी सलाह लेना हो तो वह किससे जाके लेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमको कोई सलाह लेना हो तो हम आप लोगों से नहीं लेंगे, हम अपने ग्रुप वालों से लेंगे। आप लोगों को कोई सलाह लेना हो तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है सो अपने बड़े से ग्रुप वाले से लीजिएगा ना, क्या कि आप अपने ग्रुप वालों से नहीं लीजिएगा, क्या कि आपको पता है कि जितना आप जान रहे हो तो वो जानता क्या राय देना, नहीं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति को अगर कानूनी सलाह लेना हो तो उस स्थिति में वो किससे जाके सलाह लेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। यह आर्टिकल 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। आपको जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो वहां भी आर्टिकल इस्तेमाल होगा और जनरल भी है, राष्ट्रपति के केस में भी आर्टिकल इस्तेमाल होगा। तो जब राष्ट्रपति के केस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय बात करेंगे क्या कि राष्ट्रपति कानूनी सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, और जब ये सर्वोच्च न्यायालय के केस में पढ़ेंगे तो उस समय हो जाता है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 143 के तहत कानूनी सलाह दे सकता है, ठीक है। ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको फॉलो करना यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति के अपने विचार के ऊपर, मना स्थिति के ऊपर। ये जरूरी नहीं कि जाके हम अगर उससे राय ले लिए तो मानना ही पड़ेगा। देखिएगा गांव में टोला में आपके एगो ऐसा होगा जे अगर कोई काम करने जाएगा तो हर लोगों से राय लेगा, आप करेगा अपने मन से। लोग खिसिया जाते हैं, ससुरा खाली हमने के बेइज्जत करे खातिर पूछे लगा है ना। तो उस तरह से राष्ट्रपति के पास यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है जिससे चाहे राय कानूनी सलाह अगर लेना होगा तो जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेंगे, लेकिन मानेंगे या नहीं मानेंगे यह उनके विवेक, उनके विचार के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए आगे आए तो आप लिखिए, आप लिखिए ना हेडिंग राष्ट्रपति वाला, लिखिए आर्टिकल 52 है 72, वो भी पढ़िएगा, नहीं चर्चा कर देंगे उसका दूसरे आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अच्छा 72 राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार देता है ना, है क्या कहता है, ये भी बात कहता है। आर्टिकल 72 क्षमादान का अधिकार भी देता है राष्ट्रपति को। अगर कोई व्यक्ति पे केस चल रहा है, नहीं, और केस चल रहा है, उसी स्थिति में जो है उसको सजाएं हो जाती हैं, तो सजा होने के बाद जो है अगर वह चाहता है कि उसकी सजा कम हो जाए, माफ कर दिया जाए, तो वह राष्ट्रपति को लेटर लिख सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जो है थोड़ा सा इस चीजों को भी देखते हैं। जैसे अभी आप साल 1.5 साल पहले एक केस देखे होंगे कि एक औरत जो है अपने पति का, सास का, ससुर का, 2-3 को बच्चा का मर्डर करके अपने किसके साथ, प्रेमी के साथ भाग गई थी,
नामों पता है माने जो ठीक है, तो वो भाग गई थी और उसके बाद जब उसको मुकदमा चला तो उसको जो है सो फांसी की सजा दी गई, ठीक है। तो उसने चूंकि उसका एक बच्चा रह गया था तो उसने जो है सो चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति के पास, वकील साहब बताया दिया उन्हें लिखो कि हमारा बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसका जो है माँ बाप नहीं होगा, बच्चों को चिट्ठी लिखा। राष्ट्रपति बोले कि नहीं ठीक है, वो अनाथ हो जाएगा तो उसको हम लोग स्नात कर देंगे, उसका इंतजाम करेंगे, लेकिन तुमको तो कोनो कीमत पे माफ नहीं किया जाएगा। भाई 6-7 साल को तुम मर्डर कर दी गए, प्रेमी के साथ भागे के चक्कर में ससुरा अपने पति से प्रेम कर लेती, क्या जरूरत है इधर भागने का, मुझे नहीं समझ में आया। तो वो जो है सजा को क्या कर सकते हैं, माफ करेंगे नहीं माफ करेंगे, वो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? चलिए, तो आर्टिकल 72 जो है यह राष्ट्रपति के क्षमा का अधिकार के बारे में बताता है। सुनिए, राष्ट्रपति के क्षमा के अधिकार के बारे में बताता है। राष्ट्रपति फांसी की भी सजा को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। इसके अलावा यही जो है आपको एक और बात बताता है। कौन सा बात बताता है? राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे हमने बताया ना कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं आर्टिकल 53 के तहत। जाके राष्ट्रपति जो है सो कोई प्रधानमंत्री कोई उल्टा सीधा काम कर दे, क्या कि नाम तो इनका चल रहा है। अब मान लीजिए कि आपको जो है सो बोले दादाजी दिया कि वो जो 501 रुपया जाके चुमावन कर दिए, कोई 250 रुपया किया, 250 रुपया खा गए, मार गए, नहीं तो बदनामी आपकी होगी कि किसकी होगी? दादाजी की होगी। लेकिन इस केस में दादाजी की बदनामी नहीं हो। हालांकि दादाजी से जब चर्चा आएगा उनके पास पूछा जाए तो है ना, हम तो 501 रुपया दिए थे, तब फिर फंसेगा कौन? आप फंसेगी। बात समझ में आया? उसी तरह से राष्ट्रपति के नाम पे काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। तो कभी भी अगर न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी होना होगा तो राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होंगे। वो कौन होंगे? जो कर रहे हैं वो। बात समझ में आया? थोड़ा देर के लिए ब्लेम उन पे जरूर जाएगा, लेकिन बाद में जो है सो डिसीजन जाएगा किसके फेवर में? राष्ट्रपति के फेवर में जाएगा, और जो काम के उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। जैसे दादाजी वाला केस, एकदम नॉर्मल सा केस। क्लियर? देखिए आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अब देखिए, मेरा सिर दिखाई दे रहा है, सिर कट रहा है क्या ऊपर? दिख रहा है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 61, जो सब बात हम समझाए वो सब हम नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पॉलिटी पढ़ना है, उसमें राष्ट्रपति पढ़ना है, तो सारी बातें जो समझाए हैं वो सब पॉलिटी में जाएगा। अभी हम लोग आर्टिकल केवल पढ़ रहे हैं तो उसको कवर कर रहे हैं। समझा इसलिए दिए क्योंकि इसकी जरूरत फिर आपको आगे पड़ेगी। आर्टिकल 61 क्या बताता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग आर्टिकल 85, 72, आर्टिकल 72, हमारा समझदार काफी लोग हैं। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार। राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार तथा राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। अपने पद पर रहते हुए न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे।
न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। सम्मुख माने सामने। ठीक है। अगला आर्टिकल 85। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार। लोकसभा भंग करने का अधिकार। आर्टिकल 108। राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। आर्टिकल 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। आर्टिकल 143। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेने का अधिकार। कानूनी सलाह लेने का अधिकार। कानूनी सलाह लेने का अधिकार। ठीक है। ये तो है स्पेशली राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स। अब देखिए जैसा आपका 72 है ना, वैसा ही 161 है। ये दोनों आर्टिकल सेम बात बताता है, क्षमा का अधिकार, क्षमा का अधिकार। लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि 72 जो है यह राष्ट्रपति के क्षमा का अधिकार बताता है और 161 जो है वह राज्यपाल के क्षमा का अधिकार बताता है। ठीक है। यानी कि क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास भी होता है, लेकिन दोनों के क्षमा करने के अधिकार में अंतर यह है कि अगर फांसी की सजा किसी को हो गई है तो उसको कम करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। क्षमा दोनों कर सकते हैं, लेकिन फांसी के केस में केवल राष्ट्रपति के पास जाना होगा। इसलिए उस लेडीज ने जो लेटर लिखा था वो किसको लिखा था? राष्ट्रपति को लिखा था। क्लियर? देखिए आर्टिकल 161 अनुच्छेद 161। राज्यपाल को क्षमा का अधिकार। राज्यपाल को क्षमा का अधिकार। नोट में लिखिए यहाँ पे, नोट। फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार। फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार। फांसी के सजा को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है। चलिए आपको हम 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आपको बोला गया था कि आप जो है सो
सोमवार को एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जो लोग एडमिशन फी लेकर के आए हैं ऑफिस में चलिए वहाँ पे एडमिशन लीजिए। दूसरी बात कि आज जिनका फी जमा होगा उनका जो 2100 में फाइनल हो जाएगा, लेकिन आज जिनका पूरा फीस जमा नहीं होगा उनको जो पेमेंट करना होगा वो आपको 3000 रुपया पेमेंट करना होगा। बस समझ आ रही है। इसके बाद यानी आज के बाद अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको जो 2500 रुपया देना होगा, और 2 बार में करते हैं तो आपको 3000 रुपया देना होगा। जो लोग लेकर के आए हैं पेमेंट आकर के ऑफिस में जमा कीजिए। जो लोग नहीं लेकर के आए हैं आप आज कल में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बाद में जब गेट पे खड़ा होकर आदमी चेक करने जाएगा तो आप चल जाइएगा बाहर, एक क्लास में नहीं बैठ पाइएगा। अब बात समझ आ रही है। ऑलरेडी आप जो है 15 क्लास ले चुके हैं डेमो, अब भैया तक मार्च साहब को चेक कीजिएगा, हो गया मार्च साहब को थर्मामीटर आप लगा चुके हैं। बात समझ में आई? चलिए आप लोग बस चले तो फ्री में पढ़ के चल जाइए। मार्च साहब का मैंने पढ़ रहे हैं आर्टिकल, मिनिमम मजदूरी जो होता है वो आप देने के लिए तैयार नहीं है।